नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी 69 की परीक्षा पीटी परीक्षा 30 सितंबर को है, तो क्यों नहीं प्रतिदिन एक विषय का रिवीजन किया जाए। आज मैंने जो विषय चुना है भूगोल। भूगोल में लगभग 20 ऐसे टॉपिक्स हैं, 20 ऐसे चैप्टर्स हैं जिससे हमेशा सवाल आते ही आते हैं। अगर आप इसको रिवीजन कर जाते हैं, समय जो भी लगे, तो आपको बीपीएससी में भूगोल विषय को सॉल्व करने में पूर्णतः ही मदद मिलेगा। बिना देर किए हुए आते हम कि बीपीएससी में कौन कौन से टॉपिक्स रहता है। तो सबसे पहले टॉपिक्स गिनाने के पहले मैं धीरे धीरे आपको पढ़ाते रहता हूं और बताते रहता हूं क्या क्या टॉपिक्स रहती है। सबसे पहले आप देख रहे हैं बोर्ड पे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, मतलब यह है कि भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है किन किन देशों से लगती है, उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है। आप इसका अच्छी तरह रिवीजन किए होंगे, लेकिन एक बार पुनः इसको आप शॉर्ट में यहां पर देख सकते हैं। इसे देखिए, सबसे है कि लद्दाख यहां पर है। लद्दाख, तो लद्दाख की सीमा किससे लगती है, ये आपको बिल्कुल मैप देख करके बनाना होगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किन किन देशों के साथ है, किन किन राज्यों के साथ है, इससे बिल्कुल एक सवाल पूछा ही जाता है। इससे जुड़े हुए जो भी सवाल हो, आप इसको बिल्कुल कंसेप्चुअल देखें, कौन सीमा रेखा किसके द्वारा बनाया गया था, इसकी भी जानकारी रखें। देखिए, भारत और अफगानिस्तान की सीमा कितनी है, 106 किलोमीटर। अब आपसे पूछा जाएगा कि भारत और अफगानिस्तान सीमा भारत के वर्तमान किस क्षेत्र से लगती है, तो क्या हो जाएगा, लद्दाख से। लेकिन यहां पर क्या है, अगर इस एरिया को देखेंगे मुजफ्फराबाद से, तो लगभग ये इलाका पीओके का है। तो आज अफगानिस्तान की सीमा जरूर हमारे लद्दाख से लगती है, लेकिन जहां से लगती है उस जगह पर पीओके ने क्या किया है, पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया होगा। तो आपसे सवाल आएगा कि भारत अफगानिस्तान सीमा 106 किलोमीटर लगता है, जो वर्तमान में यहां से मार्क टच नहीं है। दूसरी सीमा आप देखेंगे कि भारत पाकिस्तान सीमा 3323 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद देखेंगे भारत चीन सीमा 3488 किलोमीटर लंबा है। भारत नेपाल सीमा जो आप यहां पर देखेंगे, तो ये जो नेपाल सीमा है ये है 1751, बिल्कुल इसको माइंड में रखें, 1751। भारत भूटान सीमा जो है 699 किलोमीटर है। और इधर देखें कि भारत म्यांमार सीमा 1643 किलोमीटर, और बांग्लादेश के साथ सबसे जो लंबी सीमा है वो 4096 किलोमीटर लंबा है। त्रिपुरा बांग्लादेश की सीमा को जीरो लाइन भी कहा जाता है। सवाल पूछा गया है कि जीरो लाइन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कहां कहा जाता है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा को क्या बोलते हैं, जीरो लाइन बोला जाता है। तो इस तरह से भारत की जो सभी सीमा वाले सीमावर्ती देश हैं उनको आपको याद करना चाहिए। यह भी याद करना चाहिए आपको कि भारत की टोटल बाउंड्री कितनी है। तो 15,200 किलोमीटर हमारा बाउंड्री है। इसमें स्थलीय सीमा, जलीय सीमा सभी आप जोड़ के याद करें, बिल्कुल इससे सवाल रहता है। बिना देर किए हुए मैं आपको आगे बढ़ता हूं, इसे आप देखें। अब यहां पर देखेंगे आप कि पूर्वोत्तर भारत, तो पूर्वोत्तर भारत में कुछ जो सवाल पूछे जाते हैं, यह सवाल रहता है यहां से कि उत्तरी पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध, माना 7 सिस्टर बोला जाता है। क्या बोलता है, 7 बहनों। इसमें जो महत्वपूर्ण है आप देख लीजिए। यहां पर आप देखेंगे तो एक है सिक्किम, राजधानी आप लोग बिल्कुल याद होगा, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम। यहां पर हम लोग सिक्किम को इसलिए छांट देते हैं कि इसको काटते हैं यहां से। एक हमारा हो जाता है मेघालय। तो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये ऐसे हमारे राज्य जो 7 सिस्टर कहलाते हैं। और 7 सिस्टर इसलिए कि यहाँ की जो आबादी है, जो जनसंख्या है, उसका अधिकांश भाग कैसा है, मंगोलाइड है। मंगोलाइड प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते हैं। असम में मिक्स है, असम में अधिकांश बांग्लादेशी लोग आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन आप मेघालय देखें, आप नागालैंड देखें, अरुणाचल प्रदेश देखें, त्रिपुरा देखें, मणिपुर देखें, मिजोरम देखें,
तो लगभग यहाँ पर मंगोलाइड प्रजातियों की बहुलता है। अगर सवाल आपसे ये पूछे कि यहाँ पर कौन प्रजाति की बहुलता है तो आप मंगोलाइड बताइए। ये बिल्कुल ही पहाड़ी और क्या है, पहाड़ी पठारी राज्य हैं। इसमें मेघालय के पठार हमारा क्या है, मेघालय के पठार को हम लोग आर्द्र पठार भी कहते हैं, सर्वाधिक वर्षा होती है। यहां देखें कि मिजोरम का क्षेत्रफल 180 वर्ग किलोमीटर है, असम का 260 वर्ग किलोमीटर, मेघालय का 443 वर्ग किलोमीटर और त्रिपुरा का 856 वर्ग किलोमीटर और पश्चिम बंगाल यहां पर देखा जाए तो इतना है। मतलब कि आप विभिन्न राज्यों की सीमा को भी कितना बाउंड्री है आपको देखना चाहिए, क्योंकि यह क्रम मिला देता है कि कौन राज्य बड़ा है कौन छोटा है। इससे सवाल आते ही आते हैं। इन राज्यों की बाउंड्री किन किन से मिलती है, ये सभी सवाल आपको देखना चाहिए। देखिए, भारत के जो महत्वपूर्ण चैनल्स हैं, सवाल इससे भी रहते हैं। कौन चैनल, चैनल मैंने क्या होता है, जोड़ होता है। कौन डिग्री चैनल किसको जोड़ती है, सवाल इससे भी रहता है। अगर आप देखेंगे तो भारत के महत्वपूर्ण चैनलों में जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल है, वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। तो सवाल आ सकता है कि 9 डिग्री चैनल जो है किसको जोड़ती है या अलग करती है। बात एक ही है, वो जोड़े अथवा अलग कर। तो 9 डिग्री चैनल है जो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के जोड़ती है या उसको अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है, याद रखिएगा। 9 डिग्री मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में और 8 डिग्री मिनिकॉय और मालदीव का, मतलब ये अगल बगल ही है। ग्रेट या महान चैनल किसको बोलते हैं, सुमात्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य क्या है हमारा ग्रेट या महान चैनल। इसे सवाल पूछे जा सकता है। पाक स्टेट या पाक जलडमरू मध्य, बहुत बच्चे फंस जाते हैं कि जलडमरू मध्य कहें कि पाक स्टेट कहें, दोनों बात एक ही है। पाक जलडमरू मध्य कहिए या पाक स्टेट कहिए, यहां भारत और श्रीलंका के मध्य अवस्थित है। अगला है माहिम क्रीक कहां है, माहिम क्रीक ये निवेशिका बोलते हैं। एक पतली सी निवेशिका है जो मुंबई के पास है। निवेशिका मतलब एक छोटा सा मार्ग है, जो समुद्र का जो मार्ग है वो अंदर की ओर निवेश कर देता है, तलीय भाग, उसमें निवेशिका बोलते हैं। कच्छ की खाड़ी आपको पता ही है, कच्छ खाड़ी कहाँ है, पश्चिमी गुजरात में है। सवाल ऐसे रहता है कच्छ की खाड़ी फेमस किस लिए है। कच्छ की खाड़ी फेमस है कि यहाँ पर वर्तमान में बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम और गैस के भंडार पाए गए हैं। और कच्छ का जो रण है कच्छ वाले गधों के लिए फेमस है। और यहाँ पर कच्छ महोत्सव होता है। अगर आप वहां पर घूमने जाएंगे तो बिल्कुल नमक का रेत बिछा रहेगा और वहां पर उजला उजला दिखाई पड़ता है। खंभात की खाड़ी पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना है। ये देखिए, यहां पर देखेंगे खंभात की खाड़ी जो है, तो खंभात की खाड़ी सवाल यहां से रहता है, कभी कभी डाल देता है सवाल कि पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती के मुहाना के पास क्या है, खंभात की खाड़ी। याद करने का तरीका कि अगर गुजरात वाला ये भाग देख लें तो इस जगह पर है, इस जगह जो नर्मदा गिरते यहां पर है कि पूर्वी गुजरात, नर्मदा और ताप्ती का मुहाना। लक्षद्वीप सागर क्या होता है, लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य है। लक्षद्वीप कहां है, अरब सागर में, और मलाबार क्या है उसके नीचे है। तो लक्षद्वीप और मलाबार तट के मध्य किसको बोलते हैं, लक्षद्वीप सागर है। मन्नार की खाड़ी कहां है, दक्षिणी पश्चिमी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो आप पाक जल डमरू मध्य देख रहे हैं, चाहे पाक स्टेट, उससे हम लोग पूरब की ओर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, मन्नार की खाड़ी। कोको स्ट्रेट या जल डमरू मध्य, ये पूरे वर्ल्ड का भी पूछता है, विश्व का भी जल डमरू मध्य जल संधिया पूछ देता है। लेकिन आप भारत के आसपास के बिल्कुल याद रखें क्योंकि सवाल रहता है। कोको द्वीप म्यांमार और उसकी अंडमान के मध्य क्या होती है, यहां पर कोको स्ट्रेट आ जाता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य में क्या है, कोको स्ट्रेट। एक बार फिर याद रखिएगा कि कोको द्वीप म्यांमार में है और उत्तरी अंडमान के बीच में क्या है, कोको स्ट्रेट है। डंकन पास कई बार सवाल पूछ चुका है, तो डंकन पास जो है हमारा है दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में।
और एक 10 डिग्री चैनल हमेशा फेमस रहा है। तो 10 डिग्री चैनल जो कहाँ है, तो ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है या जोड़ता है, 10 डिग्री चैनल। तो आप इस सारे चीजों को अपने बुक्स में, अपने नोट्स में एक बार जरूर दोहराइए, सवाल यहां से रहता है। नेक्स्ट देखें, देखिए भारत पाकिस्तान का जो सीमा निर्धारण था, इसके बारे में 1-2 लाइन आप जान लीजिए शॉर्ट में। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा पूर्णतः स्थलीय एवं कृत्रिम है, जो कश्मीर से आरंभ होकर पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और कच्छ प्रदेश तक क्या हुआ है, फैला है। पाकिस्तान शासित कश्मीर का सीमांत क्षेत्र पर्वतीय है, माना जो सीमा लगता है सीमांत तो कैसा है, पर्वतीय है, पर्वतीय है। लेकिन कहीं कहीं पर क्या है, कहीं कहीं पर पंजाब के साथ स्थलीय है, राजस्थान के साथ क्या है, मरुस्थलीय भी है। पाकिस्तान अवैध रूप से अधिकार किए हुए है। गुजरात, राजस्थान और पंजाब की पाकिस्तान के मध्य लगभग 3323 किलोमीटर सीमा किसे लगती है, पाकिस्तान से। भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदियां कुछ दूरी तक प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। सवाल लग ही सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन नदियां सीमा बनाती है, तो आपको याद रहना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच सतलज और रावी नदी, कौन कौन, सतलज और रावी नदी कुछ सीमा बनाती है। अमृतसर जिले में रावी नदी और दक्षिण की ओर फिरोजपुर जिले में सतलज नदी, मतलब कि फिरोजपुर जिला में सतलज नदी और अमृतसर में रावी नदी सीमा बनाती है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए वर्ष 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच की नियंत्रण रेखा का निर्धारण किया गया है। जो नियंत्रण रेखा माने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC है, वो 1971 के युद्ध के बाद किया गया था। आप यहीं देखें कि रेड क्लिफ लाइन क्या है, रेड क्लिफ लाइन क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लें कि इस भारत का विभाजन कब हुआ था। विभाजन के बाद 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के बीच निर्धारित की गई सीमा रेड क्लिफ के नाम से जानी जाती है। बहुत लोग जानते हैं कि आजादी के पहले ही कर दिया गया था, लेकिन आप देख रहे हैं कि 17 अगस्त को आजादी मिलने के 2 दिन बाद रेड क्लिफ लाइन का निर्माण किया गया था। इस रेखा का निर्धारण बॉर्डर कमीशन द्वारा किया गया था। बॉर्डर कमीशन जो बैठा था, कि मैंने कमीशन बैठता है कहाँ का जगह किसको दिया जाए, तो बिना कमीशन का नहीं धन करता है। कमीशन को पंजाब और बंगाल प्रांत का विभाजन हिंदू और मुस्लिम जनसंख्या के आधार पर करना था। क्योंकि इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे कौन थे, सर सिरिल रेड क्लिफ, इसीलिए भारत पाकिस्तान के सीमा को क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा गया। LOC के बारे में थोड़ा जान लीजिए, अगर पूछ देगा तो। लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारत और पाकिस्तान के अधिपत्य वाले क्षेत्रों के बीच की रेखा है। इसके दोनों और दोनों देशों की सैनिक तैनात रहते हैं, या दोनों देशों के बीच एक काल्पनिक सीमा रेखा है, माने ये कोई फाइनल सीमा रेखा नहीं है, कल्पना किया गया युद्ध विराम रेखा इसको हम लोग कह सकते हैं। इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त नहीं है। वस्तुतः पहले इस रेखा को सीज फायर लाइन के नाम से भी जाना जाता था। सवाल आपसे पूछेगा कि क्या लाइन ऑफ कंट्रोल को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त है, नहीं, यह द्विपक्षीय समझौता है। भारत और पाकिस्तान के बीच यूनाइटेड नेशन द्वारा जब समझौता कराया गया तो इसको एक काल्पनिक रेखा माना गया है। इसीलिए आज वर्तमान में भारतीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं कि हम अपना पूरा POK लेकर रहेंगे, माने उस लाइन को नहीं मानते। पाक अधिकृत कश्मीर वर्ष 1947 में, कब, वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के उपरांत पाकिस्तान ने स्थानीय कबायलियों की सहायता से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लिया। यही क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। यह वर्तमान में भी पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र में है। पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद है। वर्तमान में अभी का न्यूज है कि ये पूरे POK के जो लोग हैं वो भारत में मिलने के लिए आतुर हैं। ये वहां के सैनिकों को मार रहे हैं, खदेड़ रहे हैं, और वहां के सैनिक पीठ दिखा के भाग रही है POK की। तो मुजफ्फराबाद भारत से मिलने के लिए तैयार है। जिस दिन भारत हाथ बढ़ा उस दिन मुजफ्फराबाद मिल जाएगा। लेकिन भारत कुछ अपनी राजनीति सोच रहा है। भारत म्यांमार के बीच सीमा लाइन, अभी चूंकि देख लीजिए बहुत विवाद है यहाँ पे, क्योंकि जो मणिपुर केस हुआ है तो मणिपुर को लेकर के इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। दोनों देशों के बीच हिमालय से निकलने वाली पूर्वी पर्वत श्रेणियां
जिनमें लुसाई, पटकोई और अराकोनयामा सम्मिलित है, स्थलीय सीमा बनाती है। सवाल आ जाएगा कि भारत और म्यांमार के बीच में कौन पहाड़िया सीमा बनाती हैं? याद रखिए कि लुसाई, पटकोई और अराकानयामा पर्वत, ये भारत को इरावदी नदी की घाटी द्वारा म्यांमार से भी अलग करती है। इरावदी नदी भी क्या करती है? सीमा बनाती है। पूर्व की ओर तिब्बत से आने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी और चीन की ओर से आने वाली मेकांग, इरावदी, सालबिन नदियों की घाटियों में एन, तुंग, मणिपुर, तुल्लु, तेजू दर्रा है। लेकिन अराकानयामा के वनों से आच्छादित होने और घाटियां गहरी और धरातल उबड़ खाबड़ होने से इनका उपयोग व्यापार अथवा प्रवास के लिए बहुत कम होता है। भारत के 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर म्यांमार के साथ क्या करते हैं? सीमा बनाते हैं। भारत म्यांमार सीमा पर मुक्त आवागमन व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रेजिम लागू है, जो सीमा क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को बिना वीजा प्रतिबंधों के सीमा के दोनों ओर 16 किलोमीटर तक आवागमन सुविधा प्रदान की गई है। मतलब यह है कि जिन राज्यों की सीमा म्यांमार से लगती है, म्यांमार के रहने वाले लोग, बर्मी लोग या भारत के भारतीय लोग बिना वीजा का एक दूसरे के देश में 16 किलोमीटर अंदर जाके अपना काम व्यापार कर सकते हैं। जैसे हमारा नेपाल से कुछ सीमा खुला हुआ है, तो उसी प्रकार म्यांमार से एक शर्त है कि आप 16 किलोमीटर के अंदर दाखिल होइएगा। भारत चीन सीमा लाइन जो है बहुत ही विवादित है। वर्तमान समय में अभी कई जगहों पर विवाद रहा, जैसे पेंगोंग लेक का विवाद हुआ, चाहे उसके पहले हुआ था हमारा चिकन लेक पर विवाद हुआ था। फिर हमारा अभी अरुणाचल को चाइना कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है, इसलिए भी जो एशियन गेम्स हो रहे हैं तो एशियन गेम्स में अरुणाचल के लोगों को, खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया। बोला कि हम अपने ही देश के लोगों को वीजा कैसे जारी करेंगे, क्योंकि इसको मान्यता हो जाएगा। ये सब करेंट न्यूज है। सवाल घुमा के दे सकता है कि चीन ने अरुणाचल खिलाड़ियों को वीजा क्यों नहीं जारी किया, तो इसका मतलब है कि वो अरुणाचल को अपना अभिन्न अंग मानता है, जो कि भारत उसे अपना प्रदेश मानता है। वर्तमान में भारत का अरुणाचल पर बड़ा कब्जा है, लेकिन 62 के युद्ध में अरुणाचल के एक बड़े भाग पे चाइना ने कब्जा कर लिया था। आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा, अंग्रेजों के शासन के दौरान भारत और चीन के मध्य उत्तर पूर्व में यह सीमा 27 अप्रैल 1914 को ही खींची गई थी। ध्यान रखिए, इस समय भारत भी आजाद था, गुलाम था सॉरी, और चीन भी गुलाम था। तो भारत और चीन जब दोनों गुलाम थे, तो उस समय एक बाउंड्री बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा 27 अप्रैल 1914 को मैकमोहन लाइन खींची गई, जिसे मैकमोहन रेखा कहा गया। इसका नामकरण सर हेनरी मैकमोहन के नाम पर किया गया है। वर्ष 1914 में हुए शिमला समझौते में इसे दोनों देशों की सीमा रेखा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। तिब्बत और ब्रिटिश ने भी इसे आधिकारिक तौर पर सीमा रेखा मान लिया, लेकिन चीनी प्रतिनिधि की ओर से सीमा रेखा पर हस्ताक्षर करने के बावजूद चीनी सरकार ने इसका अनुमोदन नहीं किया। वर्तमान में भारत इसे सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे तथाकथित मैकमोहन रेखा कहता है, वो मानता नहीं है। अब देखिए, एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा, LAC। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC भारत और चीन के बीच एक वास्तविक सीमा रेखा है। यह रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को अलग करता है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश होकर क्या होता है, गुजरता है। यह भी एक सीज फायर लाइन, युद्ध विराम रेखा है, क्योंकि 1962 के युद्ध के बाद जहां दोनों देशों की सेनाएं तैनात थी, उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया है। मतलब कि 62 के युद्ध में जिस जगह पे चाइना ने कब्जा कर लिया है जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग लद्दाख में, उस सबको क्या मान लिया गया है, वास्तविक नियंत्रण लाइन। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। इस पर हम समझौता कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बड़ी कानूनी पेच है। लेकिन जो LOC पाकिस्तान के साथ है, उसमें हमको समझौता नहीं करना। जिस दिन भारत मूड बना लिया पाकिस्तान को पैरों तले रौंदते हुए, उसको अपने क्षेत्र में मिला सकता है। लेकिन LAC पर जब एक्चुअल माना गया, ये भी युद्ध विराम है, ध्यान रखिएगा। LOC भी युद्ध विराम रेखा है और LAC भी युद्ध विराम रेखा है, लेकिन दोनों में फर्क है कि इसको एक्चुअल कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए, एक सवाल हमेशा रहता है भारत के जलवायु से। तो भारत की जो जलवायु कैसी है,
इसके बारे में आप एक लाइन में जान लीजिए कि भारत की जलवायु अगर एक लाइन में कोई पूछे तो सीधे कहिए कि यह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी जलवायु है। एक लाइन में आपसे कोई पूछेगा कि भारत की जलवायु कैसी है, तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसमें आप कितना भी क्वेश्चन फंसिएगा मत। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर से लेकर के नीचे तमिलनाडु, पूर्वोत्तर से लेकर के गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में जलवायु जैसी नहीं है। तो इसीलिए भारत के जलवायु को कई बार वर्गीकृत किया गया, जिसमें विदेशियों द्वारा भी किया गया। सबसे अधिक जो सटीक वर्गीकरण और मान्य वर्गीकरण किया गया वो कोपेन के द्वारा किया गया। तो कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण में भारत के विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग नामों से बताया है। देखिए, भारत का जो ये भाग है, जो थार का भाग है, इसे क्या कहा है? BSH। ये जो इलाका है ये रेगिस्तान गर्म इलाका, इसे क्या कहा है? BSH। ठीक इसके ऊपर चले जाएंगे तो जम्मू कश्मीर की जलवायु को इसने ई कहा है, माने ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहा है। ध्यान रखिएगा, अगर ऊपर से देखें हम लोग तो कोपेन द्वारा जम्मू कश्मीर के, पूरा लद्दाख भी अब कह दिया जाए इसको, तो ध्रुवीय तुल्य जलवायु कहा है। ठीक इसके हम लोग नीचे आते हैं, ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का इलाका है, तो यहाँ को ईटी कहा है। क्या कहा है? ईटी, टुंड्रा तुल्य कहा है। तो ये जो उत्तर प्रदेश के आप उत्तरी पश्चिमी भाग में देख रहे हैं उत्तराखंड, इसे क्या कहा गया है? टुंड्रा तुल्य जलवायु कहा है। और यहाँ पर ध्रुवीय तुल्य कहा है। ध्यान रखिएगा, जम्मू कश्मीर को ध्रुवीय तुल्य और टुंड्रा तुल्य उत्तराखंड को। अब नीचे आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो राजस्थान का इलाका है, ये जो निचला भाग है, यह उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है, BWHW। यहाँ पर BSHW। BSHW का मतलब होता है कि यहाँ पर झाड़ियां उगती हैं, नागफनी है, बबूल है, ऐसी वनस्पतियां उगती हैं। लेकिन इस एरिया में देखा जाए, इस एरिया में, तो यहाँ की वनस्पति को BWHW कहा गया है। अब आते हैं, अब ये जो भारत का ये प्रदेश है CWG क्या है? ये भारत का लगभग शुष्क शीत ऋतु की मानसूनी जलवायु, मतलब कि जो मैदानी प्रदेश है वो क्या है? वो CWG में आता है। जिसका क्या है? शुष्क शीत, माने जाड़े में वर्षा नहीं होगी, ऋतु की मानसूनी जलवायु है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो जलवायु है भारत का, जो ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका है पूर्वोत्तर की, यहाँ पर DFC कहा है, लघु ग्रीष्मकालीन युक्त शीत आर्द्र जलवायु। मतलब कि अरुणाचल प्रदेश में जो ग्रीष्म कैसा होता है? लघु होता है, छोटा होता है। इसके नीचे हम लोग अगर चले आते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आप छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे उड़ीसा है, नीचे तेलंगाना है। तो इस इलाके में कहा कि यहाँ की जलवायु कैसी है? उष्ण कटिबंधीय समाना जलवायु। समाना क्यों फेमस है? खुले वनों के लिए। तो इस इलाके में AW कहा, माने उष्ण कटिबंधीय समाना। इसके उत्तर पश्चिम क्या कहा था? शुष्क शीत ऋतु की जलवायु CWG कहा था। अब देखिए, ये महाराष्ट्र पूरा है, महाराष्ट्र आप देख रहे हैं, लगभग महाराष्ट्र की कैसी है? BSHW। देखिए BSHW यहां भी कहा गया, यह वह क्षेत्र है जहां वर्षा क्या होती है? कम होती है। तो अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु इसका नाम दिया गया है, BSHW। इसको पूरा स्टेपी कहा गया, इसे अर्ध शुष्क कहा गया। इसका कोई फुल फॉर्म नहीं होता है, ध्यान रखिएगा कि जो कोपेन ने वर्गीकरण किया कोई फुल फॉर्म नहीं होता, ये सांकेतिक शब्द है। अब देखिए यहाँ पर देखिए हैदराबाद का और ये इलाका जो है, इस इलाके की जलवायु है AS, माने शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली आर्द्र शीत ऋतु मानसूनी जलवायु। माने ग्रीष्म ऋतु क्या होगा? शुष्क होगा, कम वर्षा होगी, और आर्द्र शीत माने शीत में भी हल्की वर्षा होगी, तो इसे AS कहते हैं। अब यहां पर देखिएगा आप, बेंगलोर का जो जलवायु है पूरा, सॉरी कर्नाटका का, तो इसे कहा गया है AMW।
लघु शुष्क ऋतु वाली मानसूनी जलवायु, माने यहाँ पर जो शुष्क होता है, कम समय के लिए छिटपुट वर्षा क्या होती है, होते ही रहती है। इसे कहा गया है AMW। तो इस तरह से अगर मैप मैं बड़ा करता हूं, अगर आप इसको अच्छा से देखेंगे तो आपको पूरे प्रदेश याद हो जाएंगे। एक बार आप देख लीजिए कहाँ है, ऊपर है ध्रुवीय तुल्य जलवायु, ठीक इसके नीचे के भाग में है स्टेपी, फिर यहाँ राजस्थान देखेंगे तो यहाँ पर BWHW है उष्ण जलवायु। फिर हम लोग इधर देखेंगे तो अगर उत्तराखंड में है तो ET टुंड्रा तुल्य जलवायु है। अगर हम लोग देखेंगे मैदानी भागों में तो हमारा CWG है। फिर हम लोग देखेंगे अगर यहाँ पे छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में तो हमारा AW है, मतलब उष्ण जलवायु है। ठीक इसके AW के नीचे तो AS तुल्य है। इधर हम देखेंगे तो हमारा कर्नाटका में AMW है। और पूर्वोत्तर में हम जाएं तो पूर्वोत्तर में DFC माने लघु ग्रीष्मकालीन युक्त शीत आर्द्र जलवायु है। ये जो मैप है NCERT मैप है, क्योंकि दूसरे मैप पर तो बहुत ज्यादा दिया हुआ है, NCERT का मैप है, तो बिल्कुल आप इसे फॉलो करें। नेक्स्ट में आप लोग आइए, कुछ जलवायु के प्रकार जो है, इसका जो फुल फॉर्म है एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं, आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। देखिए कोपेन के अनुसार भारत जलवायु प्रदेश क्या है, लघु शुष्क ऋतु क्या बोलते हैं, AMW। तो AMW भारत में कहां कहां है, गोवा के दक्षिण में भारत का पश्चिमी तट है। कहां पर है, गोवा के दक्षिण में भारत का जो पश्चिमी तट है वो AMW के नाम से जाना जाता है। शुष्क ग्रीष्म ऋतु कहां होती है, AS। तमिलनाडु का कोरमंडल तट कैसा है, शुष्क ग्रीष्म ऋतु है। उष्ण कटिबंधीय सवाना AW, कर्क रेखा के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग क्या है, AW है। अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु BSHW, उत्तरी पश्चिमी गुजरात, पश्चिमी राजस्थान और पंजाब के कुछ भाग मिलकर क्या बनाते हैं, BSHW। गर्म मरुस्थल को बोलते हैं BWHW। राजस्थान का सबसे जो पश्चिमी भाग है, जैसलमेर से सटा हुआ इलाका है, सब क्या कहला है, तो आप यहां याद कर लीजिए BWHW और BSHW। तो BSHW क्या है, अर्ध शुष्क स्टेपी है, जबकि बिल्कुल जो गर्म मरुस्थल है BW से बार में याद रखिए ना, बिल्कुल गर्म प्रदेश हो जाएगा। राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग है। शुष्क शीत ऋतु माने जाड़े में वर्षा नहीं होगी, CWG। गंगा का मैदान पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकतर प्रदेश किसमें आता है, CWG में आता है। माने मैदानी भाग पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, ये सब मैदान है। उत्तरी पूर्वी भारत का अधिकांश क्षेत्र क्या है, सब आता है। जैसे उत्तरी पूर्वी में असम का मैदान हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, CWG में आ जाएगा। DFC लघु ग्रीष्म तथा शीत आर्द्र ऋतु, माने लघु माने क्या, छोटा, ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगा, छोटा रहेगा। और शीत आर्द्र ऋतु माने शीत में क्या होगा, जाड़ा में क्या होगा, हल्की वर्षा होगी। इसको बोलते हैं DFC। और अरुणाचल प्रदेश में ध्रुवीय प्रकार E है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भाग में क्या बनाते हैं, ये सब हमारे कोपेन के जलवायु विवरण का पार्ट है। अब इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट आप और देखें कि जेट स्ट्रीम पहले क्या होता है, जान लीजिए। जेट स्ट्रीम क्या होता है, लिखा है कि जेट स्ट्रीम के प्रकार। तो आपको यह जानना हो कि जेट स्ट्रीम होता क्या। जेट स्ट्रीम जो है वो क्षोभ मंडल में, माने वायुमंडल का जो निचला परत है क्षोभ मंडल, तो क्षोभ मंडल में दोनों ही अक्षांशों में, देखिए यहां पर 40 से 60 लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग कहीं कहीं 30 से 35 भी लिखा हुआ है। तो यहां से 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, मोटा मोटी कहेंगे तो 30 से 60 दोनों ही गोलार्धों में, ये वाला क्षेत्र 30 से 60 क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली क्या है, एक तीव्र वायु है, जिसकी खोज की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय अमेरिका के फाइटर प्लेनों द्वारा। क्योंकि अमेरिका के फाइटर प्लेन जब जापान पर बम गिराने जाते थे तो जाते समय उनको हवा का तेज झोंका का अवरोध करना पड़ता था, लेकिन जब लौटते थे तो उसी हवा का झोंका इनके जहाज के चालू क्या करता था, बढ़ा देता था। बाद में इसे येस्टइन और रॉसबी जैसे वैज्ञानिकों द्वारा इसके बारे में खत्म किया गया। तो जेट स्ट्रीम यही है, थोड़ा देख लीजिए कितने प्रकार यहां पर दिखाए जा रहे हैं। अवस्थिति के आधार पर जेट स्ट्रीम के 4 प्रकार होते हैं।
पहला है ध्रुवीय बताग्र जेट स्ट्रीम का निर्माण धरातलीय ध्रुवीय शीत वायुराशियों और उष्ण कटिबंधीय गर्म वायुराशियों के सम्मिलित क्षेत्र में 40 से 60 डिग्री क्षांश में होता है। सवाल आ जाएगा कि ध्रुवीय बताग्र जेट कहां पाया जाएगा? 40 से 60 में। दो विपरीत वायु राशियों के, माने एक वायु राशि गर्म हो ठंडा हो, नहीं ना कहलाएगा। ताप प्रवणता थर्मल ग्रेडियंट अधिक होती है। यह पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रभावित होते हैं, परंतु ये अधिक अनियमित होते हैं, माने ये कहीं कभी बनेंगे कभी नहीं बनेंगे। यह ध्रुवीय बताग्र जेट स्ट्रीम। अगला है उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम। उपोष्ण कटिबंधीय पछुआ जेट स्ट्रीम की स्थिति धरातलीय उष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब की पेटी के उत्तर में हेडली कोशिका की ध्रुवीय सीमा के पास ऊपरी क्षोभमंडल में होती है, अर्थात 30 से 35 डिग्री क्षांशों के ऊपर इसका प्रवाह पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। उपोष्ण कटिबंधीय जो पछुआ जेट है, याद रखिएगा कि 30 से 35 डिग्री अक्षांशों के ऊपर में इसका प्रवाह होता है। तो मेन बात वही कि हेडली सेल क्या है। हेडली कोशिका जो है यह ताप से संबंधित है, जो भारतीय मानसून को क्या करती है? प्रभावित करती है, हेडली सेल। तीसरा है उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम, इसका जो आविर्भाव है धरातलीय पूर्वी व्यापारिक हवाओं के ऊपरी क्षोभमंडल में भारत और अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकालीन में होता है। ध्यान रखिएगा कि जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है, इसका भारतीय मानसून पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पूर्वी जेट स्ट्रीम का। लेकिन इसका जो प्रभाव है इस पूर्वी व्यापारिक हवाओं माने पूर्वी हवाओं के ऊपर क्षोभमंडल में भारत और अफ्रीका के ऊपर ग्रीष्मकाल में इसका प्रभाव पड़ता है। इसका संबंध तिब्बत के पठार के उष्मन से होता है। तिब्बत के पठार पर क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, ये तिब्बत का पठार है, तो यहां पर गर्मी के दिनों में क्या बन जाता है? एलपी बनता है। इस एलपी को भरने के लिए हवाएं चारों दिशाओं से आती है, लेकिन इस एलपी के ऊपर क्या बनता है? एचपी बनता है, जिससे हवाएं कहां जाती हैं? नीचे की ओर। यही एचपी है जो उष्मन हीटिंग से होता है, और भारतीय मानसून में इसका पर्याप्त महत्व है। मतलब कि यहां इस एलपी के ऊपर जो एचपी बना, तो यही हवाएं नीचे उतर के इंडियन ओशियन में क्या करती है? दबाव डालती है। तो यहाँ के हाई प्रेशर को जो प्लस कर देगा, तो इधर से हवाएं तेजी से भारत के अंदर की ओर जाएंगी और भारत मुसल क्या होगा? वर्षा अच्छा होगा। पूर्वी जेट स्ट्रीम को भारतीय हिंद महासागर में उतर के वायु दाब को बढ़ा देता है, इसलिए भारत में मानसून का प्रवेश अच्छा होता है। आप इसको ऐसे एक लाइन में समझिए। ध्रुवीय राशि या जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम को समताप मंडलीय उपध्रुवीय जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। इसका निर्माण सागर तल से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर समताप मंडल में शीत ध्रुव के ऊपर तीव्र ताप प्रवणता के कारण शीतकाल में होता है। मतलब यही जानिए कि ध्रुवीय राशि जो जेट स्ट्रीम है, यह समताप मंडल में बनता है और इसकी धरती से कितनी होती है? 30 किलोमीटर। सवाल ये पूछ देगा कि ये चौथा जेट स्ट्रीम ध्रुवीय राशि जेट कहां बनता है? समताप मंडल में। यही एक बनता है समताप मंडल में, बाकी 3 कहां? क्षोभ मंडल में। इसको याद रखिएगा। जब इसका निर्माण होता है ध्रुवीय राशि स्ट्रीम का, तो इस समय प्रबल पछुआ जेट स्ट्रीम का संचरण होता है और ग्रीष्म काल में इसका वेग कम हो जाता है और उसकी दिशा पूरब की ओर हो जाती है, माने पश्चिम से पूरब की ओर जाता है। तो पूर्वी जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून को मजबूत करता है और ध्रुवीय राशि जेट स्ट्रीम यह समताप मंडल में पाया जाने वाला एक अलग स्ट्रीम है, जो धरती से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर जाता है। बाकी लगभग 10 से 18 के बीच ही पाए जाएंगे, लेकिन यही एक जेट स्ट्रीम है जो पाया जाएगा 30 किलोमीटर ऊपर। तो विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को मोटा मोटिवेशन करा रहा हूं, मेरी बातों से कुछ आपको फायदा होगा, लेकिन आप अपने बुक्स को निकाल के बिल्कुल ढंग से पढ़ें, उसको याद करें। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं एनसीईआरटी का पेज लगा के मैं आपको बता रहा हूं, तो आप इसको देखें।
अब देखिए, पूरा मानसून आपको तो हम नहीं पढ़ा सकते इस मतलब रीजन क्लास में, लेकिन देखिए सवाल यहां से आता है, ग्रीष्म ऋतु में आने वाले कुछ प्रसिद्ध स्थानीय तूफान कौन होते हैं। हमारे जो मानसून के पहले जो वर्षा होती है, कुछ तूफान होता है, उसके बारे में आप कुछ जानिए। पहला है मैंगो शावर या आम्र वर्षा किसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा। कर्नाटक एवं केरल में ग्रीष्म ऋतु के खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा की फुहार को समातम क्या बोलते हैं, आम्र वर्षा। लेकिन यह आम्र वर्षा पूरे भारत में उस समय होती है मिला जुला करके। इससे क्या होता है, आम के फसलों को पकने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है, इसे मैंगो शावर कहते हैं। यह महाराष्ट्र में भी है, या उत्तर प्रदेश में भी है, इस सब जगह पाई जाती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आपको ऑप्शन दे दे तो कर्नाटक और केरल में ग्रीष्म ऋतु खत्म होते होते मानसून पूर्व होने वाली वर्षा है। स्थानीय तौर पर इस तूफानी वर्षा को आम्र वर्षा भी कहा जाता है, क्योंकि यह आम की फसल के लिए अधिक लाभकारी होती है। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल माह में होती है। याद रखिएगा, मैंगो शावर अप्रैल माह में होती है, और जो बंगाल की खाड़ी से तूफान उत्पन्न होता है उसी के आर्ता से होता है। इस वर्षा से आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल अच्छी होती है। मतलब कि आम में जो टिकोड़ा लगता है, इस वर्षा के होने से उसमें रस मिल जाता है। हम लोग आरा जिला वाले उसको आम का चोक बोलते हैं। तो जब उसमें रस पड़ जाएगा तो क्या होगा, मजबूत हो जाएगा, जल्दी सूखेगा नहीं और गिरेगा नहीं लू लगने से। अगला है, आप देखेंगे फूलों वाली वर्षा या बौछार, फूलों वाली बौछार, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में चेरी ब्लॉसम। क्या बोलते हैं, चेरी ब्लॉसम। अगर फूलों वाली बौछार को कहीं कहीं अगर चेरी ब्लॉसम भी दे दे, चेरी ब्लॉसम भी दे दे, तो भी आप इसे याद रखिएगा। इस वर्षा से केरल और निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल क्या होते हैं, खिलने लगते हैं। मतलब कि केरला और कर्नाटका में जो हम लोग कहवा लगाते हैं या कॉफी खेती करते हैं, तो उसमें क्या होता है, इससे फूल आने लगते हैं, इस वर्षा से, चेरी ब्लॉसम से या फूलों वाली बौछार से। अगला है काल बैसाखी, इससे भी सवाल कई बार पूछा चुका है। यह मुख्य रूप से असम और पश्चिम बंगाल में बैसाख के महीने में शाम को चलने वाली विनाशकारी वर्षा युक्त पवने हैं। माने जो काल बैसाखी है मुख्य रूप से कब आता है, शाम को। इसका प्रभाव बिहार में भी होता है। देखेंगे बिहार में जो गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में जो शादियां होती हैं, उस समय शाम, दिन में नहीं रहेगा, दिन भर ठीक रहेगा, लेकिन जैसे ही लड़की का बारात लगेगा दरवाजे पे या लड़कों का तिलक लगेगा, तो तेजी से हवा पानी आके सब मंडप वगैरह उखाड़ देता है। तो ये एक प्रैक्टिकली आप इसको देख सकते हैं। तो आपके बारात का समयना उखाड़ने वाला और तिलक का भोज खराब करने वाला अगर कोई अगर तूफान है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। मुख्यतः अप्रैल मई में होता है, याद रखिएगा। इसकी कुख्यात प्रकृति का अंदाजा इस स्थानीय नाम काल बैसाख से लगाया जा सकता है। इसका अर्थ बैसाख के महीने में आने वाली तबाही है। चाय, पटसन, चावल, आम के लिए भी, आम की फसलें भी से गिर जाती है यह, लेकिन चाय, पटसन और चावल के लिए अच्छी मानी जाती है, लेकिन आम फसल को यहाँ क्या करती है, बर्बाद कर देती है। आम के सारे जो टिकोड़े लगते हैं तो सब क्या होते हैं, गिर जाते हैं, और आपके शादी ब्याह में भी खलल डालता है। अगला है लू, ये भी जान लीजिए इसके बारे में। अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सालों से लू का उतना प्रभाव नहीं चल रहा है, हालांकि इन साल कुछ था। तो लू है, यह उत्तरी मैदान में पंजाब से बिहार तक चलने वाली शुष्क और पीड़ादायक पवन है, जो बिल्कुल नहीं क्या होती है, शुष्क होती है, आपको सुखा देगा अंदर से। लू लग जाएगा मतलब आपके शरीर के अंदर का सारा पानी सूख लेगा, इसी को लू बोला जाता है। दिल्ली और पटना के बीच इनकी तीव्रता अधिक होती है, मतलब यह दिल्ली से लेकर बिहार तक इसका प्रभाव क्या होता है, अच्छा रहता है। देखिए मोटा मोटी आप देखिए, भारत में वन और वनस्पति के सर्वेक्षण थोड़ा देख लीजिए। तो भारत में जो वनस्पतियों के सर्वेक्षण है, इसमें ही देखा जाएगा तो हिमालयी क्षेत्र में वन पाए जाते हैं, सिंधु मैदान में, गंगा के मैदान में, पूर्वोत्तर में कैसे वन है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो इस सबसे सवाल रहता है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI की स्थापना कब की, सवाल आ सकता है। इसकी BSI की स्थापना की गई थी
13 फरवरी 1890 को, याद रखिएगा कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बीएसए की स्थापना 13 फरवरी 1890। संस्थापक थे सर जॉर्ज किंग और मुख्यालय था कोलकाता और इसके क्षेत्रीय कला 9 थे। तो जो बीएसआई है, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण, 13 फरवरी 1890 की स्थापना इसकी की गई थी। इसका उद्देश्य में से रखा गया था कि देश के पादप संसाधनों का अन्वेषण और पौधे प्रजातियों के आर्थिक महत्व की पहचान भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा की जाती है। तो इससे सवाल आप मतलब कि भारत के वन से सवाल रहेंगे। आप वन सर्वे रिपोर्ट 2021 बिल्कुल ही देख लेंगे, क्योंकि 23 वाला आपके एग्जाम के समय तक अभी आया नहीं है। तो आप वन सर्वे रिपोर्ट 2021 तक जरूर देखिएगा, ये भी आपके लिए गेस है। यहां पर अगर देखेंगे थोड़ा सा, इसमें अगर डिटेल देखा जाए तो कहां कौन से वन पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में कैसे वनस्पति और वन पाए जाते हैं। तो पश्चिमी हिमालय क्षेत्र कश्मीर से कुमायूं तक होता है। यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय भाग हैं, चीड़, देवदार, शंकुधारी वृक्ष, कोनिफरस या चौड़ी पत्ते वाले शीतोष्ण वृक्ष पाए जाते हैं। साथ ही पश्चिमी हिमालय में अल्पाइन क्षेत्र, श्वेत देवदार, श्वेत भोज वृक्ष और सदाबहार वृक्ष पाए जाते हैं। नए सेशन में आपसे सवाल ये नहीं पूछता है अब कि पतझड़ में कौन कौन वन पाए जाते हैं, आपको क्षेत्र दे देगा, आप बोले किस क्षेत्र में कैसा वन पाया जाता है। पूर्वी हिमालय क्षेत्र में कैसे पाए, देखिए पश्चिमी हिमालय था, ये पूर्वी हिमालय में क्या होती है, पश्चिमी हिमालय से अधिक वर्षा होती है। तो सिक्किम से पूर्व दार्जिलिंग का क्षेत्र होता है, यहां भी शीतोष्ण क्षेत्र होता है। ओक, जायफल, द्विफल, बड़े फूलों वाले सदाबहार वृक्ष एवं छोटी बेत की जंगल यहाँ पर क्या हो जाते हैं, पाए जाते हैं। असम के क्षेत्र में क्या होता है, देखिए इसको ब्रह्मपुत्र और सुरमा घाटी क्षेत्र बोलते हैं। इसमें सदाबहार जंगल के बीच में घने बांसों और लंबी घासों के झुरमुट है, और साथ ही यहाँ पर असम में पाए जाने वाले सागवान और शीशम भी होते हैं। सागवान और साखू या साखुआ के वृक्ष असम में बहुत ही कीमती होते हैं। सिंधु का मैदानी क्षेत्र में क्या क्या आ जाएगा, पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी गुजरात का मैदान आता है। यह क्षेत्र शुष्क और गर्म है, इसमें कटीले वन और झाड़ियां मिलती हैं। बबूल यहाँ पर फेमस है, खिजड़ा फेमस है, ताड़ फेमस है। गंगा का मैदानी क्षेत्र, कछारी मैदान जो बिल्कुल नवीन एलुवियल सॉइल है या बाढ़ का मैदान है, इसमें गेहूं, चावल, गन्ने की खेती होती है। वृक्षों में देखेंगे तो लगभग सभी पतझड़ वन वाले वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। दक्कन क्षेत्र, भारतीय प्रायद्वीपीय समग्र भूमि को क्या बोलते हैं, दक्कन क्षेत्र। यहाँ पतझड़ वाले वृक्षों के जंगल से लेकर तरह तरह की जंगली लकड़ियां पाई जाती हैं। मलाबार क्षेत्र, मलाबार का मतलब क्या हो गया, केरला के पश्चिमी तट का इलाका। तो मलाबार क्षेत्र में प्रायद्वीपीय तट चले आएंगे। घने जंगलों के अलावा व्यापारिक फसलें पाई जाती हैं, जैसे नारियल, सुपारी, काली मिर्च, कॉफी, चाय, रबड़ इत्यादि काजू यहाँ पर पाए जाते हैं। और अंडमान क्षेत्र है, अंडमान द्वीप में, यहाँ में सदाबहार वन, अर्ध सदाबहार, कच्छ वनस्पति, समुद्र तटीय और अपलावी जंगलों के अधिकता है। अपलावी माने क्या होता है, जो पानी पर तैरते रहते हैं, ये सब यहाँ पर पाया जाता है। इसे भी क्वेश्चन आपको देखे जाना चाहिए और ऐसे क्वेश्चन रहते हैं। अब देखिए एक यहाँ पर आ गया कि जैव विविधता के प्रकार और टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। एक लाइन में आप जान लीजिए कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। इससे क्वेश्चन आपको कंसेप्ट बना के पूछ सकता है। तो जैव विविधता का मतलब होता है कि किसी भी विशेष भौगोलिक प्रदेश में पाए जाने वाले समस्त प्रजातियों और जीवों और उपजातियों की जो टोटल संख्या है, जीव की और वनस्पति दोनों की, वो क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। मतलब कि एक ही प्रदेश में केवल हिरन ही हिरन हो तो वहां जैव विविधता नहीं होगा। मतलब उस प्रदेश में हिरन हो और हिरन की कई प्रजातियां हो, बाघ हो, शेर हो, लोमड़ी हो, भालू हो, कुकुर हो, हाथी हो, घोड़ा, जितने भी मतलब कि पाया जाए, तो सारे मिला के उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब किसी एक ही प्रजाति के जो जीव हैं, वो वन हो, वनस्पति हो या जंतु हो, उनमें भी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसे हम मानव हैं, तो हम लोग मानव में क्या है, द्रविडियन है, और हम भूमध्य सागरीय हैं, हम क्या के साइड हैं, निग्रोइड हैं, मंगोलाइड हैं। तो आदमी तो हैं, लेकिन आदमी की कई प्रजातियां हैं।
पेड़ तो है, पेड़ में आम तो है, तो आम में कोनो लंगड़ा है, तो कोनो रत्नागिरी है, तो कोनो सुकुल है, तो कोनो भदया है, तो कोनो सिपिया है। तो इनकी प्रजातियां जब अधिक होती हैं उसे ही बायोडाइवर्सिटी कहता है, और साथ में उनकी संख्या भी होती है। चिड़ियाघर में क्या होता है, चिड़ियाघर में भले जनसंख्या कम हो लेकिन डाइवर्सिटी होती है। कई प्रकार के जीव जंतुओं वनस्पतियों को वहां लगाया जाता है, संख्या तो सीमित होती है लेकिन डाइवर्सिटी केंद्र होते होते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जैव विविधता स्वयं को 3 स्तरों पर अभिव्यक्त करती है। कौन कौन स्तर है जान लीजिए। पहला स्तर है अनुवांशिक विविधता, जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो मैंने आपको बताया। अनुवांशिक विविधता का आशय किसी समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। जैसे आदमी है तो कोई गोरा ही पैदा हो रहा है, कोई मोटा ही है, कोई लंबा हो रहा है, कोई बौना हो रहा है, तो उसके जेनेटिक गुण से होता है। तो जेनेटिक गुणों से जो डाइवर्सिटी आएगी उसे हम बोलेंगे अनुवांशिक विविधता। प्रजातीय विविधता, स्पीसीज डाइवर्सिटी, माने कई प्रजातियों को लोग, जैसे मैंने अभी कहा मानव में ही काकेसाइड कहा, निग्रोइड कहा, मंगोलाइड कहा, भूमध्यसागरीय कहा, ये सब क्या है, प्रजातीय विविधता है। प्रजातीय विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों की विविधता से लगाई जाती है। प्रजातीय विविधता किसी समुदाय में प्रजातियों की विभिन्नताओं को व्यक्त करता है। और तीसरा है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता, कम्युनिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता या पारितंत्र विविधता कहलाती है। मतलब कि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के खुद अपने बीच में पाई जाने वाली विविधता वो क्या कहलाएगी, सामुदायिक विविधता कहलाती है। ये सब भी सवाल रहते हैं, इस सबको आपको अपने जो भी आपने गेस किया है या आप रीजन का उसमें आपको देखते रहना है। यहां देखिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि भारत के 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं। इसकी संख्या कुछ नए में कम बेसी हो सकती है, 21 जो 21 में वन रिपोर्ट आएगा, लेकिन इसमें मोटा मोटी आप देख लीजिए कि यहां पर क्या होता है। तो भारत के जो 18 जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र हैं इसमें कुछ नाम है। पहला है जो 1986 बनाया गया नीलगिरी, वायनाड केरला में है, यहीं से राहुल गांधी चुनाव अभी लड़ रहे हैं। नागरहोल, बांदीपुर, मधुमलाई, साइलेंट वैली केरला में, और सिरुवानी हिल्स के भाग कहाँ पाए जाते हैं, ये सब नीलगिरी क्षेत्र में आते हैं जो जैवमंडलीय क्षेत्र है। राज्य में इसके 3 हो जाएंगे, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरला। क्षेत्रफल 5520। दूसरा है नंदा देवी, 1988 बनाया गया जैवमंडल। इसमें चामोली जिला, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा के भाग आते हैं। राज्य में उत्तराखंड है, एरिया छोड़ दीजिए नहीं याद होगा। तीसरा 1988 बनाया गया नोकरेक, गारो हिल्स के भाग हैं, इसमें मेघालय में है। फिर चौथा है 1989 बनाया गया मनार की खाड़ी, ध्यान रखिएगा सब जैवमंडल लक्षित क्षेत्र है। मनार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच मनार की खाड़ी का भाग है, तमिलनाडु में है ये मनार की भाग। मनार की खाड़ी जो है तमिलनाडु में आता है। 1989 में सुंदरबन को बनाया गया, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी डेल्टा का भाग है, पश्चिम बंगाल में। छठा है 1989 मानस, कोकराझार, बोगाई गांव, बरपेटा, नलबाड़ी, कामरूप एवं दरांग जिले सब असम के हैं। ये तो जो हमारा मानस अभयारण्य है, जैवमंडल लक्षित क्षेत्र है, कहां पर है, असम में है। 1889 में ही बनाया गया ग्रेट निकोबार को, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीपों का पश्चिमोत्तर भाग है और अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अगला है 8वां नंबर 1994 में बनाया गया सिमलीपाल, उड़ीसा में है, मयूरभंज जिले का भाग है, उड़ीसा में है। और 9वां है 1997 में बनाया गया डिब्रू सैखोवा, डिब्रूगढ़ और तिनसुकिया जिलों में, यह भी असम में है। माने असम एक 2 हो गया, मानस और एक डिब्रू सैखोवा। तो आप लोग इन चीजों को याद करिए, आपको बहुत फायदा होगा। अपने नोट्स में, अपने बुक में देखिए, मैं आपको एक रिवीजन और टिप्स दे रहा हूं। 10वां जो बनाया गया आरक्षित क्षेत्र वो 1999 में दिहांग और दिबांग,
अरुणाचल प्रदेश की सियांग और दिव्यांग घाटी का भाग है अरुणाचल प्रदेश में। फिर है 1999 में पंचमढ़ी, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा के भाग मध्य प्रदेश में है। बरहवा है, ये 2000 में बनाया गया। कंचनजंगा उत्तरी और पश्चिमी सिक्किम का भाग है, सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला है 2001 बनाया गया अगस्त मलई, तमिलनाडु के तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिले तथा केरल के तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और पथानमिट्टा तमिलनाडु और केरला में पाया जाता है। 14वां है आचन कमार, 2005 बनाया गया अमरकंटक, अनूपपुर एवं डिंडोरी जिले के भाग, बिलासपुर जिले का भाग छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में पाया जाता है। 2008 में बनाया गया 15वां कच्छ का रण, ग्रेटर इसको बोलते हैं, गुजरात का कच्छ, राजकोट, सुरेंद्रनगर और पाटन जिलों का भाग है, यह गुजरात में है। 16वां 2009 कोल्ड डेजर्ट, हिमाचल प्रदेश स्थित पीन वैली राष्ट्रीय पार्क। देख लिए पीन वैली राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। आसपास के क्षेत्र चंद्रताल, सराय और किब्बर वन्यजीव अभयारण्य है, सब ये हिमाचल प्रदेश में है। आपको इसको याद करने में अपने नोट्स का सहायता जरूर लें। 2010 शेषाचलम पहाड़ी क्षेत्र बनाया गया रिजर्व में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर और कुडप्पा जिले के भाग तथा पूर्वी शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है। और 18वां बनाया गया 2011 में पन्ना में, मध्य प्रदेश के पन्ना के छतरपुर जिले में भाग है, यह मध्य प्रदेश में। तो आप सभी भारत के मतलब जो मैंने आपको सारे ये बता दिया 18 जनरल आर्थिक क्षेत्र, इसमें और कमी बेसी हुई होगी तो आप करंट बेसिस जरूर देखें, लेकिन सवाल इससे रहता है। देखिए ये सारे जो मैप हैं भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इन उद्यानों को यहां पर राज्यवार दिया गया है। आप इस मैप को जूम करके बिल्कुल ही देखें और समझें इसको। देखिए अब जम्मू कश्मीर में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो सिटी फॉरेस्ट सलीम अली, दक्षी गांव और किश्तवाड़, कितने हैं जी? 3। लद्दाख में कौन सा है? हेमिस एगो। और राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो 5 है, बृहद हिमालय, इंदरकिला, खीरगंगा, पीन घाटी और सिंबाल बारा। उत्तराखंड में अगर देखें, उत्तराखंड का इलाका ये है, तो यहां पर 6 हैं राष्ट्रीय उद्यान, जिम कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद पशु विहार। देखिए गोविंद पशु विहार मार्ग देगा सब ना बिहार में, लेकिन गोविंद पशु कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, राजा जी और फूलों की घाटी। सिक्किम में आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक है, मैप यहां पर सिक्किम का है, एक है कंचनजंगा। इधर देख लीजिए मेघालय में कितना है? देखिए मेघालय यहां पर है, तो मेघालय में दे दिया 2, बालपक्रम और नोकरेक रिज मेघालय में है। यही त्रिपुरा देख लीजिए, तो त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन। त्रिपुरा में 2 है, क्लाउडेड लेपर्ड और बिसोन। नागालैंड में सिर्फ एक है, इटांकी। मणिपुर में 2 है, काइबुल लमजाओ और सिरोही। मिजोरम में भी 2 है, मुरलेन और फवंगपुई नीला पर्वत। असम में 5 है, डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा, मानस, नमेरी और ओरांग। आप बिल्कुल इन सब चीजों को याद कीजिए। देखिए हरियाणा में 2 है, हरियाणा यहां पर मैप है, हरियाणा में कालेश्वर और सुल्तानपुर। राजस्थान में 5 है राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स, मरुस्थलीय, केवला देवघाना, रणथंभौर और सरिस्का। ये मुकुंदरा हिल्स नया, इसको जरूर आप देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में दुधवा है, क्योंकि यह मैदानी प्रदेश है। यहाँ पर जो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या क्या है? बहुत ही नामात्र का है। बिहार में भी एक वाल्मीकि है और झारखंड में एक बेतला है। उड़ीसा में 2 है, एक भीतरकनिका और दूसरा क्या है? सिमलीपाल। तो इस तरह से आप अगर मैपिंग करके देखेंगे तो आपको ज्यादा आसान हो याद करने में। मध्य प्रदेश में जो हमारा जो आरक्षित क्षेत्र है कितना है? 10 है। कौन कौन? बाधवगढ़, फौसिल, कान्हा, माधव, पेंच,
पन्ना, संजय, सतपुड़ा, कूनो, वन विहार और डायनासोर। डायनासोर कहाँ बनाया गया जी? मध्य प्रदेश में। ऐसे जो अनकॉमन नेम है उनको याद रखिएगा। गुजरात में 4 है, बंसदा, ब्लैक बक पूछा है, ब्लैक बक कहाँ है गुजरात में? गिर वन पताही और मैरीन। कच्छ की खाड़ी में ये सारे क्षेत्र पाए जाते हैं, मैरीन जो है। गोवा में एक है महावीर मोलम, गोवा में एक है महावीर, इसको भी लोग महावीर बिहार वाला मार देगा कि महावीर तो बिहार में थे। कर्नाटक में 5 है, अंशी, बांदीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, राजीव गांधी, इसको नागरहोल जाता है। और केरला में देखा जाए, उसे छोड़ दिया जाए, यहां पर देखें छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास, छत्तीसगढ़ में 3 है। तेलंगाना में भी 3 है, केशु ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरिना वनस्थली और मुगरावानी। आंध्र प्रदेश में भी 3 है, पापी कोंडा, राजीव गांधी रामेश्वरम और श्री वेंकटेश्वर, ये 3 आंध्र प्रदेश में है। तमिलनाडु में 5 है, गिंडी, मनार मैरीन, इंदिरा गांधी, मधुमुलाई और मुकुरता। थोड़ा सा हम लोग मैप ऊपर कर लेंगे, अगर देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहां पर पश्चिम बंगाल में देखिए क्या क्या है, बुक्सा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरबन और जलदपारा। अब अंडमान निकोबार की बात की तो यहां पर 9 है, कैंपबेल, गलथिया, महात्मा गांधी मैरीन, मध्य बटन द्वीप, माउंट हैरिस। देखिए बटन द्वीप इसलिए ये ऐसे से पाए जाते हैं। उत्तरी बटन द्वीप, रानी झांसी मैरीन, सैडल पीक तो कई बार पूछा है, ज्वालामुखी पीक है, और साउथ बटन पीक। मध्य बटन, साउथ बटन और उत्तरी बटन, ये तीनों अगर बटन आ जाए तो अंडमान निकोबार मार दीजिएगा। अब देखेंगे हम लोग केरला में 6 है, अनाईमुडी, इराविकुलम, मथीकतलम 16, रामकुलम 16, पेरियार और साइलेंट वैली, शांत घाटी। तो कुल मिला के आप देख रहे हैं कि आप जो यहाँ पर भारत के 105 राष्ट्रीय उद्यान देखिए, ये मैप पर है। एक मैप अगर छोटा करके हम दिखाएं तो आप लोग जूम करके अपने मोबाइल लैपटॉप में इसको पढ़ सकते हैं। नीचे देखा जाए तो जिम कार्बेट के बारे में कुछ बताया गया, कुछ सुंदरबन के बारे में बताया गया, जान लीजिए, जानना आपके लिए सुंदर होगा। देखिए जिम कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है, यह जिम कार्बेट उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क है, सबसे पुराना है, जो वर्ष 1936 में लुप्तप्राय बंगाल बाघ की, माने बंगाल टाइगर की रक्षा के लिए हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था। सवाल आ सकता है कि जब बंगाल टाइगर लुप्तप्राय हो रहे थे तो कौन सा नेशनल पार्क बनाया गया था? हैली। यह उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसका नाम जिम कार्बेट के नाम पर रखा गया है। बाघ परियोजना पहल के तहत आने वाला यह पहला पार्क था। याद रखिएगा कि बाघ परियोजना जो बताया गया, जो टाइगर प्रोजेक्ट बताया गया, इसमें पहला कौन था? जिम कार्बेट। सुंदरबन के बारे में जान लीजिए। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरबन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। मैंने यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ संरक्षित क्षेत्र है और बायोस्फीयर रिजर्व है सुंदरबन में। मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये याद रखिए कि सुंदरबन में क्या क्या है। इसे मैं जिस समय मिलाने वाला आंसर दे रहा है कि एक ही में 4 क्वेश्चन तो आ सकता है कि सुंदरबन में क्या क्या है। तो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान में दोहरा देते हैं, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ संरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। तो अभी दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आप और जानेंगे। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन कीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी आपको तुरंत मिलेगा। धन्यवाद।